नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। जैसा कि नाज़रीन गिरामी आप लोगों के सामने ऐलान आ चुका है कि हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई मुश्तरका क़ुरबानी का इंतज़ाम पहाड़ी इलाक़ों में जो काम हमारा हर साल होता है, आप लोग जानते हैं रमज़ान में भी उन्हीं इलाक़ों में गरीब बस्तियों में हम लोग कोशिश करते हैं कि ईद क़ुरबान के मौके पर गोश्त वग़ैरह तकसीम हो इन घरों में और वो भी ईद की इन खुशियों में शामिल रहें और ईद क़ुरबान में हर शख्स जो है वो क़ुरबानी के गोश्त से फ़ायदा उठाए। इसीलिए इन्हीं इलाक़ों में सीधी बात की जानिब से गुज़श्ता 6-7 सालों से इज्तिमाई क़ुरबानी का इंतज़ाम किया जाता है। इस साल भी है। आप लोग में से हर शख्स अगर एक हिस्सा भी ले ले, अपनी पूरी फैमिली का ले ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं अपने गांव में घर वगैरह में कर रहे हैं तो कम से कम एक ज़रूर लें, ताकि जो है हम लोग वहाँ की बस्तियों के लोगों को भी ईद क़ुरबान में शामिल कर सकें। नीचे नंबर दिया जा रहा है 9482812868, उस पर आप लोग जो है मैसेज करें, तफसीलात हासिल करें, वहीं सारी तफसीलात आपको मिलेगी और जो कुछ भी आगे की कार्रवाई करना है उसी नंबर पर आप लोग रब्ता करके हासिल करें। जल्दी जो पहले दिन ही करवाना चाहते हैं वो लोग थोड़ा जल्द ही नाम लिखवाएं, इसलिए कि एक तो दिन के गुज़रने के साथ साथ मवेशियों की दाम भी बढ़ जाते हैं और आखिर में तरतीब बनाने में थोड़ा सा हमें परेशानी होती है। इस वजह से शुरू से ही और फर्स्ट दिन के लिए बिलखुसूस जो है वो लोग थोड़ा जल्दी लिखवाएं तो बेहतर रहेगा। आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पहलगाम हमले के बाद जंग हुई, दोनों ममालिक में जश्न हो रहा है जीत का। भारत में तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं और पड़ोसी मुल्क में भी जश्न की अलग अलग किस्म की जुलूस जलसे हो रहे हैं। वहाँ की मीडिया भारत में कितना नुकसान हुआ अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं। यहाँ का मीडिया कुछ हक़ाइक़ बयान कर रहा है, कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बोल रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब लोगों ने भी पूछना शुरू कर दिया है कि मुल्क ने आखिर जंग में क्या खोया और क्या पाया। आवाम को आखिर सच क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ, कितने जो है जंगी तैयारे ज़ाये हुए, मार गिराए गए, किन किन इलाक़ों में पाकिस्तान ने अगर बमबारी की है तो किन इलाक़ों में और वहाँ कितना नुकसान हुआ, जानी नुकसान कितना हुआ। अभी तक भी ये मुअम्मा हल नहीं हुआ है, ये सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है। यहाँ का मीडिया सिर्फ वहाँ जो नुकसान पहुँचा है वहाँ का बता रहा है और यहाँ क्या कुछ हुआ उसको कुछ नहीं बताया जा रहा है, जिसको लेकर के लोगों में अलग अलग किस्म के सवालात पाए जा रहे हैं। ऐसे में जब कोई कांग्रेस के लीडर इस सिलसिले में सवालात खड़ा करते हैं तो फिर वो जो है तबसरों की भरमार उस पर शुरू हो जाती है। कोई अपोजिशन को घेरता है और ख़ुद बीजेपी घेरने लगती है और फिर जो है इससे कौन किस किस्म का फ़ायदा उठा रहा है, कौन इलेक्शन का फ़ायदा उठा रहा है, इस पर तबसरे शुरू। अब देखिए, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन कानून साज कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने कहा ने वज़ीर आला ये रेवंत रेड्डी उनकी टीम की क़ियादत में तेलंगाना मुल्क भर के लिए एक मिसाली रियासत के तौर पर उभरने का दावा करते हुए बहुत सारे सवालात के उन्होंने जवाब दिया और मीडिया से गुफ्तगू करने के दौरान उन्होंने, जाहिर सी बात है वहाँ की अपोजिशन पार्टी और वहाँ की मकामी पार्टी में जो रस्साकशी चल रही है टीआर और हरीश राव के दरमियान में, उसको बयान करते करते उन्होंने कौमी सियासत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मज़हब की बुनियाद पर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर हदफ़ तनक़ीद बनाया
और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी इक़्तिदार पसंदी को जाहिर करता है। उन्होंने हालिया हिंदो-पाक कशीदगी पर मरकज़ी हुकूमत की खामोशी पर भी सवाल उठाया। और उन्होंने कहा कि आखिर मुल्क ने इस जंग में क्या खोया और क्या पाया, अवाम को सच क्यों नहीं बताया जा रहा है। गौड़ ने कहा कि कांग्रेस अवामी राय पर मबनी हुक्मरानी और इंतखाबी वादों की तकमील के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी की विजन से मुतासिर होकर ज़ात पर मबनी सर्वे करवा कर तारीख रख, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो ये सवाल उठाया कि आखिरकार मुल्क ने इस जंग में क्या खोया और क्या पाया, उसको लेकर के वहाँ पर जहाँ तबसरे हो रहे हैं, तो इसी दरमियान में राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आ जाता है। राहुल गांधी ने हुकूमत पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि ऑपरेशन सिंध के दौरान कितने तैयारे ज़ाये हुए। उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा के बयान की बुनियाद पर हुकूमत को घेर लिया और कहा कि हुकूमत ने हमले से पहले पाकिस्तान को क्यों आगाह किया। आपको मालूम होना चाहिए कि वज़ीर ख़ारिजा का एक बयान इस वक्त जो है सामने आया है। उन्होंने ये कह रहे थे कि हमने जब दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए पूरा प्लान और मंसूबा तैयार कर लिया, तो हमने पाकिस्तान को आगाह किया कि हम इन ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, आप बीच में ना आए, हमको फ़ौज से इसका लेना दे, हमको दहशतगर्दों के ठिकानों से लेना देना है। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना। इस तरह का बयान सामने आया। तो उसके बाद से फिर जो है इस जंग को लेकर के अलग अलग तरह के सवालात उठने लगे कि आखिरकार ये जंग ख़त्म होने की, एक तो जंग फौरी जंगबंदी को लेकर के सवालात उठ रहे थे कि अचानक क्या हो गया कि जंगबंदी हो गई, और फिर उसके बाद अब एक एक तरह के सब, इसकी वजह से हमने कितने जंगी जहाज़ खोए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हमारे हमले के आगाज़ में पाकिस्तान को इत्तला देना जुर्म था। जब आप दुश्मन पर हमला कर रहे हैं तो उनको इत्तला देने का क्या मतलब है। अगर दहशतगर्दों के ठिकानों को बनाया जा रहा था तो फिर उसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाने का क्या मतलब है। अगर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाए, चाहे वो दुश्मन की जमीन पर ही क्यों ना हो, इस पूरे मामले को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने खुलेआम एतराफ़ किया कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने किया है। उन्होंने मज़ीद सवाल किया कि इसकी इजाज़त किसने दी कि वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करे, वहाँ की फ़ौज को इन्फॉर्म करे। इसके नतीजे में हमारी फ़िज़ाइया के कितने तैयारे ज़ाये हुए, इसकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए। ये कहते हुए इस वक्त जो है राहुल गांधी की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। अब एक एक करके सवालात आएंगे और इस दरमियान में आप देखिए कि जंगबंदी के बाद और जंगबंदी के बारे में पाकिस्तान या हिंदुस्तान के हुकूमतें इस बात की इत्तला फराहम करती, उससे पहले ही ट्रंप का एक ट्वीट आ गया था, जंगबंदी होने वाली है, हो चुकी है। उस पर सवाल उठने लगे कि किस तरह का दबाव बनाया गया था भारत पर कि वो जंगबंदी पर कायल हुआ। फिर उसके बाद सऊदी अरब के एक दौरे के दौरान ट्रंप के एक और बयान के लेकर के सवालात उठने लगे। अब एक और वीडियो, पता नहीं मध्य प्रदेश के बीजेपी लीडरान, एक तो वो तौहीन कर रहे हैं वहाँ के वज़रा एमपीज़, अब एक और वीडियो वायरल हो रही है और इसमें तो इसने हद ही कर दी। इनके कहने के मुताबिक ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी ट्रंप को भी हटा दिया गया कि ट्रंप के कहने पर जंगबंदी हुई। इन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि यूनाइटेड नेशन के कहने की वजह से जंगबंदी हुई, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या क्या करते। वीडियो सुन लीजिएगा, पता चल जाएगा। 1973 और 63 की जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को हमेशा दूर चढ़ाने का काम किया है। मैं तो ये बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूं मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से, बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद ये बड़ा मुश्किल होता है फ़ैसला लेना कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हुकूमतें झूठ बोल रही है, बीजेपी के लीडरान अलग अलग एक तरफ तौहीन करते हुए नज़र आते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के दावे, खुद अपने दावे को मुस्तरद करते हुए नज़र आते हैं। वज़ीर ख़ारिजा का बयान जो है पहले नहीं आता है कि उन्होंने इत्तला फराहम की थी, अब इत्तला दी जाती है।
तो जाहिर सी बात है कि इस पर जब बैठते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा झूठ परोसने की कोशिशें हो रही हैं और आवाम को और 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हो रही हैं, ये कहते हुए लोग अलग अलग तरह के तबसरे सोशल मीडिया में करते हैं। इसी दरमियान में नाज़रीन गिरामी एक ट्विटर मेरे सामने आया, जिस औरत ने ट्वीट किया था उसको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। इस खातून ने भी जो है, मैंने कहा था ना कि 2 दिन बाद अंदरूनी जंग क्या है भारत की, हम बैरूनी जंग जो है लड़कर के खुश होकर के जश्न मना रहे हैं, तिरंगा रैलियाँ निकाल रहे हैं और निकालना चाहिए, लेकिन अंदरूनी जंग कौन लड़ेगा? भावी कपूर ये अक्सर अच्छे जो है ट्वीट करती है। उन्होंने यहाँ लिखा है कि 28 अफराद को मार दिया गया पहलगाम में दहशतगर्दाना कार्रवाई की वजह से, और हमने इमीडिएटली जंग का ऐलान किया, ऑपरेशन लॉन्च किया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ 4 दिनों के अंदर खर्च कर दिए गए। जाहिर सी बात है, जंग का मतलब यह है कि कौम का करोड़ों रुपए लगा देना, खरबों रुपए लगाना। इस दरमियान में एनसीआरबी का एक डेटा सामने आता है और उस एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक पूरे भारत में हर दिन 31 किसान जान ले लेते हैं खुद की, और ये मामला 2014 से चल रहा है। उस हिसाब से गुज़िश्ता 11 साल में 1,24,465 लोगों की जानें चली जाती हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ होगा और किस तरह होगा? क्यों इनके मामलात को हल नहीं किया जाता? क्या इन किसानों की वो अहमियत नहीं है जो ज़िंदगी के मसाइल से जूझ करके वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर हो जाते हैं? तो सवाल ये है नाज़रीन गिरामी, जो हकीकी सतह में जो उठाने चाहिए और बोलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बदला ज़रूरी है, इसकी वजह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को किसी भी तरह से हम इसको मुआवजा नहीं कर सकते, लेकिन 28 जानों वहाँ जहाँ गई उनके 28 जानों का यहाँ भी तो है। साल भर में कितनी जानें चली जाती हैं? इस पर रोक के क्या फैसले होने चाहिए? किस चीज़ पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? इस बात को भी हुकूमत को जो है सोचना चाहिए, कहते हुए उन्होंने इस चीज़ें शेयर करने की कोशिशें की हैं। नाज़रीन गिरामी, कल हमने एक खबर आपके सामने पेश की थी बाहुबली शाह को हिरासत में लेने की, जबकि आज उनको जो है आरिज़ी ज़मानत दिए जाने की खबरें आ रही हैं। गुजराती न्यूज़पेपर गुजरात समाचार जो 100 साल पुराना है, बाहुबली शाह और उनके भाई को हिरासत में लिए जाने की ईडी की जानिब से। इस सिलसिले में शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने एक बयान दिया है कि किस तरह से वो अखबारात जो अखबारात सच बोल रहे हैं, मोदी से सवाल कर रहे हैं, हकीकत को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन मोदी हुकूमत की हो या बीजेपी हुकूमत की चापलूसी नहीं कर रहे हैं, उनको ईडी भेज करके दबाव बनाने की कोशिशें होती हैं। ज़बान और कलम को खामोश करने की किस तरह कोशिश हो रही है, इस पर उन्होंने बोलने की कोशिश की है, आप देख लीजिएगा। बात ऐसी है कि गुजरात समाचार लगभग 100 साल पुराना अखबार है, लगभग 92 ईयर्स हो, और बाहुबली शाह जी या श्रेयांश शाह वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अखबार चलाते हैं। सत्ता में कौन है उनकी चाटुगिरी करना उनकी आदत नहीं। जो स्थान रामनाथ गोयनका को था, नानाजी को था, कोई स्थान गुजरात समाचार के बाहुबली और श्रेयांश जी को। लेकिन एक पुरानी 25 साल पहले की केस निकालकर उनको कल ईडी ने अरेस्ट किया। ये दहशतगर्दी, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला है। आप सच सुन नहीं सकते, सुनना नहीं चाहते। गुजरात समाचार का हेडलाइन तो लगभग सभी ने दिया है देश में कि आपने कायरता दिखाई। 56 इंच की छाती की बात हमने नहीं की थी ना, वो तो मोदी जी ने की थी। तो अगर किसी ने सवाल पूछा है 56 इंच की छाती का क्या हो गया, तो उसके लिए आप उसके ऊपर ईडी और सीबीआई भेजकर
एक वृद्ध एडिटर को अरेस्ट कर लेते हैं। ये तो तानाशाही क्या तानाशाही के ऊपर की बात आप कर रहे हैं। हम सब बाहुबली जी और उनके परिवार के साथ है, उनके अखबार के साथ है। हम देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं तो हम गुजरात जाकर अगर उस बारे में कोई आंदोलन होता है तो हम उनमें शामिल होंगे। नाज़रीन गिरामी, जब से जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में हाल ही में 4 दिन में, उसके दरमियान से भारत की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। छोटी छोटी चीज़ों पर इस वक्त जो है निगाह रखी जा रही है। कितनी गिरफ्तारियां हुई ये आप लोग जानते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि आसाम पुलिस ने 7 लोगों को पाकिस्तान में व्हाट्सएप यूज करने के लिए इंडियन नंबर से और ओटीपी शेयर करने के लिए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस डीजीपी हरमीत सिंह ने उन्होंने कहा कि गुजरात मिलिट्री इंटेलिजेंस से हमने पाया है कि किस तरह से जो है पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को या वहाँ के वो लोग जो यहाँ निगाह रखना चाहते हैं उनको यहाँ के लोग व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए इंडियन व्हाट्सएप इंडियन नंबर से यहाँ के ग्रुपों में शामिल हो जाएं या किसी को शक ना हो, इस वजह से यहाँ की सिम के ज़रिए से जो है व्हाट्सएप में जुड़ते हैं ताकि बात न हो, ताकि जो इंटेलिजेंस, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी नंबरात पर जो है बहुत ज़्यादा गहरी निगाह रखे हुए होते हैं, तो इंडियन सिम का इस्तेमाल करके जो है उसकी ओटीपी हासिल करके उस निगाह से बचने की कोशिशें होती हैं जो भारत में जासूसी करना चाहते हैं। अब उन लोगों को सपोर्ट करने वाले भी अंदरूनी सतह के ही लोग हैं। तो अब ये खबर आ रही है कि ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तानियों को यहाँ की सिम के ज़रिए से इनको ओटीपी देते थे और वो यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। ये ऑपरेशन घोस्ट सिम जो है लॉन्च किया गया था एसटीएफ की जानिब से, हैदराबाद से, राजस्थान से, भरतपुर के अलवर से, गुवाहाटी से, सब जो है 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो है ख़ुद पुलिस ने जो है इस वक्त तफसीलात फराहम किए। हरमीत सिंह ने, आसाम के जो डीजीपी हैं, आप देख लें। Spoke to you about Operation Ghost Sim. We got intelligence from the first input from Gajraj Military Intelligence that they had stumbled on a number of people who were sending across OTPs to people in Pakistan to be used to set up Indian WhatsApp accounts with Indian WhatsApp numbers. Based on that, first our special branch and then our STF got into the act. Technical analysis was done for the past many days, and on the 14th a case was registered in the STF and Operation Ghost Sim was launched. As part of that operation, teams were sent across to Hyderabad, Telangana that is, and Rajasthan, Bharatpur and Alwar area, both. And since the 16th afternoon, 7 people have been arrested, some in Bharatpur and Alwar, one in Telangana from Sangareddy, one on Guwahati airport while he and his accomplice were trying to smuggle out SIM cards from here, about 948 to be exact, and one from Delhi airport. He had caught the flight, but we were able to send a team after him and he was stopped in Delhi and then brought back. These SIM cards, as you know, this whole thing of mule, like you call them mule accounts, I will call them mule SIM cards. So, SIM card is taken on somebody else's name and then used not only for cyber crime but also for anti-national activities. And in this case, there seems to be clear evidence that some of these numbers have been shared across and are being used by anti-national elements and inimical elements across to use WhatsApp accounts that look as if they are India-based. Thank you. Is it any possible for the link of the terrorist organization based in the parts? As I said to you upstairs, this is the first information we are sharing with you. We have just picked up the people. 7 people are all arrested and they will now be taken on remand as per
legal process and interrogated, while another 15 are being questioned as to what was their role, because some of them, their names have been used to buy SIM cards. As the investigation progresses, as we always do, we will share further information with you. These people were in touch with people in Pakistan, that is. We don't know who was in touch right now. We are part of the investigation, but yes, a couple of them we know have been sharing OTPs across. That is where the intelligence started from. And those IP addresses are also available. Of course, these are all matters for investigation and to go to court. But as we get down to exactly who was the person sharing them, we will share it with you. Right now, we have 7 people in custody who were part of this network. Exactly what role was played by whom in this network will come out during the investigation. In fact, the people arrested in Rajasthan and Hyderabad are still on their way to Guwahati. Thank you. नाज़रीन गिरामी, टीचर्स बड़े जालिम हो जाते हैं कभी कभी। ऐसी खबरें आती हैं कि सुनकर के महसूस ही नहीं होता कि क्या इस कदर भी गैर इंसानी हरकतें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी थाना इलाके में वाक़े दीनदयाल पब्लिक स्कूल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां नर्सरी के 3.5 साला तालिब इल्म शिवा को स्कूल में उसकी मौत हो गई। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि बच्चा जब स्कूल के अंदर जाने से रो रहा था तो उसके रोने से परेशान होकर के टीचर ने उसे थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से उसका सर बेंच से टकरा गया और वो ज़मीन पर गिर गया। बच्चा दर्द से कर्राता रहा और उसने पानी भी मांगा, लेकिन उसे पानी नहीं दिया गया और जिसकी वजह से वो बर वक्त इलाज ना हो सकने की वजह से वो वहीं पर दम तोड़ गया। बच्चों को अगर आप थप्पड़ मारते हैं तो वो किस कदर भयानक होता है आप लोग जानते हैं, जबकि चेहरे पर मारने की इजाज़त ही नहीं है। और ये तो 3.5 साला बच्चा है जो शुरू में अभी स्कूल जाए, वो तो रोते ही हैं। 3 साला बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, आदत बनने के लिए भेजा जाता है। उनके ऊपर पढ़ने का दबाव ही क्या होता है, ये भी इसी पढ़ना है, वो तो घर में भी पढ़ा लेते हैं। लेकिन उनको स्कूल भेजने का मतलब होता है कि बच्चा वालिदैन से दूर होकर के वो स्कूल में जाने का आदी बने। अगर इन बच्चों को आप थप्पड़ मार रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं। अब जो है दूसरी क्लास में इस बच्चे का भाई भी पढ़ता था उसी स्कूल में, उसने वालिदैन को आकर के बताया कि किस तरह शिवाय ने जो है रो रहा था, तो रोने की वजह से एक उस्ताद गुस्से में आए और वो रोकने की कोशिश से बेंच पर बिठाया। उसने रोना नहीं रोका तो टीचर ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने की वजह से उसका सर जो है बेंच से टकराया। गाल पर ज़ोर से थप्पड़ मारने का नतीजा ये था कि वो बेहोशी के आलम में पानी मांगता रहा, उसको पानी नहीं दिया गया, दर्द से कराहता रहा, फिर अचानक खामोश हो गया। अब ऐसे टीचरों को, ऐसे स्कूलों को, यहाँ के मैनेजमेंट को आप क्या कहेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बल्कि इस तरह के नेचर वाले जो बच्चों को बर्दाश्त ही नहीं करते, उन लोगों को टीचर बनना ही नहीं चाहिए। टीचर बनने के लिए सबसे पहले बर्दाश्त की वो हद उन लोगों के पास होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह की चीज़ को बर्दाश्त कर सके। नाज़रीन गिरामी, आजकल भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग जानते हो, और तूफ़ानी बरसातें हैं, तेज़ हवाओं के साथ बरसात चल रही है। आज बेंगलुरु में भी खूब बरसात हुई, दिल्ली में भी हुई। बरसात तो होती है, लेकिन अगर इन बरसात की वजह से जो मूसलाधार बरसात नहीं है, जो मूडी रेन जिसको कहा जाता है, वो जब हों और फिर मजबूत कहलाए जाने वाले मेट्रो स्टेशन हवा में उड़ जाएं, तो आप क्या कहेंगे? ये नज़ारा देखिएगा। एक बरसात में दिल्ली में मेट्रो स्टेशन की ये सूरत हाल है, जो कि अशोक नगर में वाक़े है, दिल्ली एनसीआर में। ये करप्शन है, ये बदउनवानी है। करोड़ों का बजट लेकर के, खरबों का बजट लेकर के एक स्टेशन बनाया जाता है और वो स्टेशन एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं करता। तो इसके अंदर कितने लोग खाए होंगे, किस कदर बदउनवानी हुई होगी,
किस कदर ख़राब अशिया का इस्तेमाल किया गया होगा, और वो भी अभी 4 महीने पहले ही जिसका इफ्तिताह हुआ है पीएम मोदी साहब के हाथों में। हमारे रास्तों की भी ऐसी हालात हैं, हमारे स्टेशंस की भी ऐसी हालात हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसमें जानी नुकसान की अभी इत्तलात नहीं है, लेकिन सूरत हाल तो देख कर के ही लग रहा है कि कोई ना कोई ज़ख्मी हुआ होगा। तो इस तरह से जो है नाज़रीन गिरामी इस वक्त इन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी यूपी की ही बात करते आइए। मदारिस, मसाजिद, गरीबों को किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। बुलडोज़र बुलडोज़र बुलडोज़र। अब देखिए यहाँ पर जो है 13 इलीगल कंस्ट्रक्शंस को मुरादाबाद में जो है गिराए जाने की वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि महसूस यही होता है कि हुकूमतें आती हैं तो आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए आती हैं, उनसे वादे किए जाते हैं कि आपका खाने पीने का बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी, लेकिन कुछ गरीब गुरबा अपने एतबार से कहीं जो है तिजारत करने के लिए कुछ बना लेते हैं, तो ये हुकूमतें उनको बेरोज़गार कर रही हैं, उनसे रहने की उनका हक़ छीना जा रहा है कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अथॉरिटीज़ ने इस वक्त जो इसको इल्लीगल कहते हुए इसको नीचे गिराया है। नाज़रीन गिरामी, नैनीताल से एक वीडियो इस वक्त सामने आई है जिसमें एक पुलिस अफसर खातून जो एतराज़ कर रही है कि उसकी गाड़ी को क्यों रोका गया, उस पर उसकी वीडियो बनाने की वजह से थप्पड़ मार दिया है। ये हमारे भारत की वो कहानी है नाज़रीन गिरामी जो मुख्तलिफ़ रियासतों के कोने कोने से जुल्म सितम की कहानियाँ बयां करते हुए सामने आती हैं, और आवाम के उनके हुकूक़ के बारे में जब बात किया जाता है तो उन पर थप्पड़ पड़ते हैं। बताया जा रहा है कि छोटे से हेलमेट पहनकर के ये गाड़ी चला रही थी, इससे पहले भी एक गाड़ी निकल गई, उनको नहीं रोका, इनको रोका, और फिर उसने वीडियो बनाते हुए इतराज़ जताया कि जब दूसरे लोग यहाँ से इसी तरह के हेलमेट पहन करके जा रहे हैं तो आप हमें क्यों रोक रखा है। और इस बातचीत को वो रिकॉर्ड कर रही थी तो पुलिस गुस्से में आया, थप्पड़ मार दिया। अब इस पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए लोग जो है सोशल मीडिया में वीडियो को शेयर करते हुए अलग अलग तबसरा करते हुए मुतालबे रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप जो है वो अवाम की हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं, अगर आम आदमी खाती भी है तो उसको सज़ा देने का एक सिस्टम है भारत में, उस सिस्टम को छोड़ करके भरे बाज़ार में ख़वातीन पर इस तरह हमले करेंगे तो जाहिर सी बात है अवाम गुस्से में तो ज़रूर आएगी। नाज़रीन गिरामी, ज़मीनी सतह पर हमारे भारत की क्या सूरत हाल है उसकी एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। हरियाणा में 18 स्कूल ऐसे हैं जहाँ से 12वीं दर्जे का कोई भी तालिब इल्म पास नहीं हुआ है। मेवात नूह में तो नूह सरे फहरिस्त आ गया है। हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिज़ल्ट 14 मई को जारी हुआ था जिसमें एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSE ने 100 ख़राब कारकर्दगी करने वाले स्कूलों की फहरिस्त जारी की, जिसमें 18 स्कूल ऐसे हैं जहां का पासिंग फीसद 0 रहा है, यानी एक भी पास नहीं हुआ। यानी इन 18 स्कूलों से कोई भी तालिब इल्म 12वीं पास नहीं कर सका। अब ये सभी स्कूल जांच के दायरे में आ चुके हैं। इनमें से 6 स्कूल नूह में हैं, 4 स्कूल फरीदाबाद में और एक स्कूल गुड़गांव में, हिसार, झज्जर, करनाल, पलवल, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर में। इन 18 स्कूलों से कुल 59 तलबा ने 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दिया था, जिनमें से यमुनानगर के हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सबसे ज़्यादा 23 तलबा शामिल। इस सभी तलबा फेल हो गए। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि पास होने का फ़ीसद 85% से ज़्यादा दर्ज किया गया, लेकिन ज़िला वाइज रिज़ल्ट ने कई तशवीशनाक मामले सामने लाए हैं कि एक ज़िले में तो पूरे की पूरी तरह से नाकामी सामने आई है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।